हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है फास्ट ट्रैक जेई सीरीज का। तो यार इस सीरीज में हम पूरी जेई की फिजिक्स कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस, और इसके साथ साथ हम एरोडोव के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो यार इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी इंट्रो वीडियो में बता रखा है, और इसके अलावा अगर तुम पहले से इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा। तो अगर तुमने अभी तक इंट्रो वीडियो नहीं देखा है तो जाके जल्दी से उसे देख लो, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर तुमने फास्ट ट्रैक वाला टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ इस कोर्स से रिलेटेड जितने भी तुम्हारे नोट्स और पीडीएफ वगैरह होंगे वो सारे तुम्हें उसी ग्रुप पर शेयर किए जाएंगे, और उस ग्रुप पर तुम अपने डाउट्स भी आपस में डिस्कस कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो लास्ट टाइम हम सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे, तो उसमें कोलिजन बस बच रहा था हमारा। कोलिजन भी हमने पढ़ लिया था, थोड़ा सा एक पार्ट की थोड़ी प्रैक्टिस बची है। तो एक लेक्चर कोलिजन का मैं बीच में कभी प्रैक्टिस सेशन टाइप का हम कर लेंगे। बाकी वो तुम्हारा ऑलमोस्ट खत्म है, उसमें बस प्रैक्टिस सेशन करना है और ऑब्लिक कोलिजन का थोड़ा बहुत तुम्हें बताना है, ठीक है। तो वो एक लेक्चर की चीज़ है, वो बीच में हम कभी कर लेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशनल मोशन या फिर रिजिड बॉडी डायनेमिक, जो भी कहना चाहो तुम। तो तुम हेडिंग आ सकते हो रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। तो देखो यार, पूरी मैकेनिक्स का एक सीक्वेंस है। सबसे पहले हमने बेसिक मैथ पढ़ा, उसके बिना तो तुम फिजिक्स ही स्टार्ट नहीं कर सकते। काफ़ी वो सारे टूल्स तुम्हारे देख ही रहे हो तुम, जगह जरा जरा जगह जगह यूज़ आ रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा काइनेमेटिक्स, जिसमें हमने मोशन की स्टडी करी विदाउट मतलब उसके कॉज के बारे में बात किए बिना, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में हमने सर्कुलर मोशन वगैरह भी पढ़ा था, ठीक है। जहाँ पर एक पॉइंट के अबाउट तुम्हारा ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि रोटेट कर रहा है बेसिकली। फिर हम वहाँ से आए लॉज ऑफ मोशन पर, जहाँ पर हमने फोर्सेस वगैरह की बात करी कि किस वजह से तुम्हारा ये मोशन हो रहा है, ठीक है। तो उसमें भी हम ट्रांसलेशनल मोशन की ही बात कर रहे थे, ठीक है। अभी तक पूरी बॉडी ही चल रही थी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, ठीक है। उसके लिए हम बात कर रहे थे। फिर हमने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा, उसका वो भी जगह जगह तुमने देखा होगा यूज आता है उसका भी, ठीक है। फिर हमने बात करी सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि हमने जो इससे पिछले सारे टॉपिक्स पढ़े थे उसमें हमने अ, मतलब एक पार्टिकल जो डायमेंशनलेस पार्टिकल मान करके हमने ब्लॉक वगैरह के भी क्वेश्चन सॉल्व किया था। फिर हमने बात की कि अगर कोई रिजिड बॉडी है, तो मैंने वहाँ पे बोला भी था कि रिजिड बॉडी की डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। तो एक रिजिड बॉडी है, तो उसके लिए हम कैसे उसके मोशन के एनालिसिस करते हैं, तो उसके भी हमने अभी तक ट्रांसलेशनल मोशन की ही बात की है। कि सपोज एक ब्लॉक है, जो उसका फिर सेंटर ऑफ मास, हमने फिर बात की थी कि सेंटर ऑफ मास पर हम उसकी फोर्स को एक्टिंग मान लेंगे। और फिर हमने मोमेंटम कंजर्वेशन और वो सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है। अब बात यह है कि देखो, रिजिड बॉडी है, अगर सपोज अगर तुम्हारा एक पार्टिकल होता, ये सपोज एक छोटा सा डायमेंशनलेस पार्टिकल, मतलब बहुत छोटा पार्टिकल है। तो जैसा कि हम काइनेमेटिक्स के टाइम पे लेते थे, ठीक है। ये छोटा सा पार्टिकल है। तो अब इसके पास चलने की क्या पॉसिबिलिटीज है भाई, कि ये एक्स एक्सिस में आगे पीछे जा सकता है, ये वाई एक्सिस में आगे पीछे जा सकता है, या फिर ये जेड एक्सिस में आगे पीछे जा सकता है, ठीक है। ये है। अब सपोज कोई रिजिड बॉडी है ना। मैं सपोज एक रॉड का एग्जांपल लेता हूँ इस तरीके की। तो रिजिड बॉडी क्या होती है, उस पर अभी हम आते हैं। रिजिड बॉडी बेसिकली अभी तक तुम ऐसा समझ सकते हो कि ढेर सारे पॉइंट मासेस को किसी एक तरीके के अरेंजमेंट में हमने ले लिया। थोड़ा बहुत मैंने तुम्हें सेंटर ऑफ मास की स्टार्टिंग में बताया था। तो सपोज ये तुम्हारी एक रिजिड बॉडी है, अब इसमें बहुत सारे पॉइंट मास है। अब इसमें मास तुम्हारा लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे हम यहाँ से गए तो एक छोटा मास एलिमेंट ले लिया, फिर एक छोटा मास एलिमेंट, ऐसे जितने भी मास एलिमेंट है ये सारे कंबाइन होकर के इनका जब हमने इनको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें ये रॉड मिल जाती है। तो इसमें लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई बॉडी हो सकती है इसमें एरिया पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कोई बॉडी हो सकती है इसमें वॉल्यूम पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो वो तो हमने बात करी रखी है ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास के टाइम, फिर हमने डिफरेंट सेंटर ऑफ मास भी कैलकुलेट कर रखे हैं। बट सपोज अभी ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी, एक रॉड, ठीक है। इसके पास भाई क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। इसका सेंटर ऑफ मास तुम देख ही सकते हो, ये है। तो पहली बात, ये 6 पॉसिबिलिटीज तो इसके पास है ही, ठीक है। जो हमारे एक पार्टिकल के पास थी, ये सेंटर ऑफ मास के पास इसके वो 6 पॉसिबिलिटीज है कि ये आगे पीछे, एक्स में आगे पीछे, वाई में ऊपर नीचे, या जेड में आगे पीछे, इस तरीके से ये जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज इसके पास है ही। इसके अलावा इसके पास और पॉसिबिलिटीज है। सपोज मैं यहाँ से इसको पकड़ लूँ, है ना, और इसको ऐसे घुमा दूँ, समझ रहे हो, ये जैसे एक रॉड है। तो इसको मैंने अब ना इधर 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 इधर, ये तो 6 पॉसिबिलिटी थी। इसके अलावा मैंने सपोज यहाँ से इसको पकड़ा और मैं इसको ऐसे घुमा दूँ, तो ये एक और टाइप का मोशन हो गया। तो ये है रोटेशन, ये किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमेगा। एंगुलर वेलोसिटी तुम्हें पता ही है, हमने सर्कुलर मोशन के टाइम पे बात की हुई है। तो इस तरीके से घूम सकता है। मैं यहाँ से पकड़ के इसको घुमा सकता हूँ, मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसको ऐसे घुमा सकता हूँ, है ना। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो यही है तुम्हारा रोटेशन। इसमें क्या है तुम्हारा, कि समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि एक पॉइंट पे हिंज करके हमने इसको घुमा दिया है, ठीक है। तो अब इसकी डिटेल पर हम आगे आएंगे। तो अब तुम्हें समझ में आएगा कि रोटेशनल मोशन है क्या, और ये रिजिड बॉडी के केस में ही होता है, क्योंकि इसको तुम रोटेट नहीं कर सकते ना। इस पार्टिकल को कहाँ रोटेट करोगे, इसके पास तो यही 6 पॉसिबिलिटीज है।
बट रिजिड बॉडी है तो इसमें तो डिफरेंट पॉइंट्स के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है। तो उसी की अब हम बात करेंगे, इस चैप्टर में पूरा वही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा रिजिड बॉडी क्या है। तो मैंने तुम्हें बोला था रिजिड बॉडी की डेफिनेशन हम सबसे पहले पढ़ेंगे जब हम रोटेशन स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डाल सकते हो रिजिड बॉडी। तो यार एक बच्चे ने कहा था इसमें टाइम स्टैम्प ऐड करने को, तो मैं अभी वही सोच रहा हूँ। क्योंकि अभी तक हमारा फॉर्मेट ऐसा रहता था ना कि हम इरोडो के क्वेश्चंस लास्ट में करते थे। अब मैं सोच रहा हूँ इरोडो के क्वेश्चंस बीच में करा दूंगा, कभी ना कभी जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर लेंगे। और उसको मैं टाइम स्टैम्प साथ में डाल दूंगा। मान लो अगर तुम्हें केवल क्वेश्चन देखना है तो तुम वो भी कर सकते हो, वो तुम्हारी चॉइस है, बट थ्योरी पढ़ लोगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, रिजिड बॉडी क्या होती है। ठीक है, तो बेसिक बात यह है कि रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसका शेप चेंज नहीं कर सकते। सपोज एक ये बॉडी है हमारे पास, इस तरीके की। तो ये रिजिड बॉडी तब कहलाएगी जब हम इसका शेप चेंज नहीं कर सकते। अगर तुम शेप चेंज कर सकते हो, इलास्टिक हो गई, तो फिर वो रिजिड बॉडी नहीं है ना। तो इलास्टिक बॉडीज की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिजिड बॉडी की जिसका हम शेप चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिक डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन लिख सकते हो, रिजिड बॉडी इज अ बॉडी हुज शेप कांट बी चेंज। रिजिड बॉडी इज अ बॉडी हुज शेप कांट बी चेंज्ड। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी रिजिड बॉडी। तो शेप चेंज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी, ठीक है। सपोज हमारे पास एक ये रिजिड बॉडी है, हमने बोला इसका शेप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस पे मैंने कोई दो पॉइंट्स पकड़े, सपोज ये है पॉइंट पी और ये है पॉइंट क्यू, ठीक है। इस बॉडी के ही दो पॉइंट्स पकड़े, अब मैं इनको ज्वाइन करने जा रहा हूँ। या ज्वाइन करने से पहले लेट से इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पी की कुछ वेलोसिटी है सपोज इस टाइप की वीपी, और इस पॉइंट क्यू की कुछ वेलोसिटी है वी क्यू, ठीक है। तो ये इनकी अपनी अपनी वेलोसिटीज हैं। तो मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूँ कि मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं दोनों तरफ, है ना। अब बात यह है कि हम बोल रहे हैं कि जो ये बॉडी है, ये डायमेंशन इसका चेंज नहीं हो सकता। तो अगर तुम इसकी वेलोसिटीज को देखो, एक वीपी और वीक्यू, तो इसके अगर मैं कंपोनेंट ले लूँ एक लाइन ज्वाइनिंग पर और एक लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर, इसका भी लाइन ज्वाइनिंग पर और सॉरी लाइन ज्वाइनिंग पर और लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर, तो तुम्हें की समझ में आ रही होगी कि इस लाइन ज्वाइनिंग पर कोई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं हो सकता। तो इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा और इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा, वो दोनों सेम होना चाहिए। सपोज वही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो मैं समझाता हूँ। सपोज ये वीपी इस लाइन ज्वाइनिंग से एक एंगल बना रहा है अल्फा, और इस लाइन ज्वाइनिंग से ये वीक्यू एंगल बना रहा है बीटा। तो अब हम इसको रिजॉल्व करते हैं। तो वीपी का एक कंपोनेंट तुम्हें इधर मिलेगा, वीपी कॉस अल्फा, और एक कंपोनेंट तुम्हें इसके परपेंडिकुलर मिलेगा लाइन ज्वाइनिंग के, जो कि होगा वीपी साइन अल्फा। क्लियर। फिर इसी तरीके से हम इस वी क्यू को रिजॉल्व करेंगे, इसका एक कंपोनेंट तुम्हें मिलेगा ये वी क्यू कॉस बीटा, और एक तुम्हें इसके परपेंडिकुलर मिलेगा ये वाला वी क्यू साइन बीटा, ठीक है। तो अगर अब तुम केवल इन वेलोसिटीज को देखो, तो एक चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी कि लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, जो इनको लाइन ज्वाइनिंग है, वीपी का कंपोनेंट आ रहा है ये वीपी कॉस अल्फा, और इस वी क्यू का कंपोनेंट आ रहा है ये वी क्यू कॉस बीटा। अब क्या ये डिफरेंट हो सकते हैं? खुद ही सोचो। अगर ये डिफरेंट हो गए तो ये सेपरेशन बढ़ना चालू हो जाएगा। ये सेपरेशन अगर बढ़ना चालू हो गया, तो इसका मतलब है कि बॉडी हमारी रिजिड नहीं रही, वो फ्लेक्सिबल हो गई, वो खिंचने लगी। खिंचने लगी तो फिर वो रिजिड बॉडी नहीं है। तो रिजिड बॉडी के लिए आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि कोई वेलोसिटी सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कोई दो पॉइंट्स के बीच में नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ से सीधे सीधे पहली बात तो हम ये कह सकते हैं कि वीपी साइन अल्फा इज इक्वल टू वी क्यू कॉस ऑफ बीटा, ठीक है। तो वेलोसिटी सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं हो सकता। अब आते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स पर। तो जो इनके लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आ रहे थे, क्या ये वीपी साइन अल्फा और वीक्यू साइन बीटा भी बराबर होंगे? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं। ये हो सकते हैं बराबर, वो एक केस है। अगर ऐसा हो गया तो इस बॉडी में कोई रोटेशन नहीं होगा। बट सपोज अगर ये अनइक्वल है, मान लो ये वीपी साइन अल्फा कुछ 10 के बराबर है और ये वीपी साइन बीटा 20 के बराबर है, तो मैं अगर इस पी पर बैठ जाऊं, तो मुझे क्यू इधर की तरफ 10 से जाता हुआ दिखेगा। तो अगर मैं सपोज बोल देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए तुमसे बोल रहा हूँ कि लेट से ये वीपी साइन अल्फा 10 के बराबर है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड, क्या
और ये जो है तुम्हारा वी क्यू साइन मीटर, ये 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। तो अगर मैं अब पी पर बैठ जाऊं, है ना, और ये लाइन ज्वाइनिंग हो गई, तो पहली बात, अब मुझे पी पर बैठने के बाद अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी तो बराबर है, तो कोई सेपरेशन और अप्रोच तो हमें दिखना नहीं चाहिए, वो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन है। बट ये 10 है, ये 20 है, तो मुझे क्या दिखेगा कि नेट में इसके पास एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी इसके परपेंडिकुलर, जो कि होगी तुम्हारी वी क्यू साइन बीटा माइनस वी पी साइन अल्फा। ठीक है, क्योंकि मैं पी पर बैठ कर देख रहा हूँ, जिसको मैंने अभी अपने जो हमने माना है 20 - 10 यानी कि 10 की वेलोसिटी एक इसके पास आ जाएगी इस तरीके से। क्लियर? ठीक है। तो अब ये कैसा मोशन हो गया भाई, है ना, इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? ये बेसिकली एक सर्कुलर मोशन है भाई, इस तरीके से घूमता रहेगा एक वेलोसिटी से, है ना, ये। तो बेसिकली इस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, हम ये कह सकते हैं। तो रोटेशन पॉसिबल है, एक रिजिड बॉडी के अंदर रोटेशन पॉसिबल है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था ऊपर रॉड वाले केस में, कि हम इसके अबाउट रोटेट करा सकते हैं, हम इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करा सकते हैं, हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करा सकते हैं। ठीक है, तो रोटेशन पॉसिबल है। तो यही हो रहा है यहाँ पर। बट ये पॉसिबल नहीं है कि ये इन दोनों के पॉइंट के बीच में इनके लाइन ज्वाइनिंग पर एक वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अपने को मिल जाए, तब तो बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी, तो वो नहीं हो सकता। तो ये है। ठीक है। और ये एक सर्कुलर मोशन दिख रहा होगा तुम्हें फिर, मतलब इस एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरा कोई भी पॉइंट, किसी भी रिजिड बॉडी का एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी दूसरे पॉइंट को देखेंगे, तो कोई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं होगा, होगा तो बस ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या तो इधर हो सकता था या इधर हो सकता था, वो डिपेंड करता है इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स पर। ठीक है। तो एक पॉइंट के अबाउट दूसरा पॉइंट हमेशा सर्कुलर मोशन करता तुम्हें दिखेगा। ठीक है, या रोटेशन करता हुआ तुम्हें दिखेगा, सीधी सीधी बात। तो अब इन चीजों को हम लिख लेते हैं। तो लिख सकते हो तुम, components of velocities of 2 points of a rigid body, components of velocities of 2 points of a rigid body, of 2 points of a rigid body along the line joining them are always equal, along the line joining them are always equal। ठीक है, तो ये हो गया, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो यही जो चीज हमने यहाँ पे लिखी है, ये वीपी साइन अल्फा इक्वल टू वी क्यू कॉस बीटा, तुम्हें फिगर में भी दिख रहा है। ठीक। अब दूसरा पॉइंट, मोशन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ रिजिड बॉडी, सब मैं बोल चुका हूँ, तो मैं समझा चुका हूँ, बस लिखवा रहा हूँ। ठीक है। मोशन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ रिजिड बॉडी, एनी पॉइंट ऑफ अ rigid body with respect to any other point of it, with respect to any other point of it, is always a circular motion, is always a circular मोशन। ठीक है, तो ये जैसे हमने यहाँ पे देखा, इस पी के रिस्पेक्ट में हमने क्यू को देखा, तो सर्कुलर मोशन तो में दिख गया। ऐसे भी किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि हमेशा ये दोनों जो कंपोनेंट के लाइन ज्वाइनिंग पर होंगे ये इक्वल होंगे, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखोगे तो तुम्हें रोटेशन करता दिखेगा। अगर तुम क्यू के रिस्पेक्ट में पी को देखते, तो भी तुम्हें ये रोटेशन करता हुआ दिख जाता है इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि नेट डिफरेंस ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही क्रिएट करेंगे, और अगर ये डिफरेंस नहीं है तो रोटेशन भी नहीं होगा। और बाकी ये तो हमेशा इक्वल रहेंगे, वीपी साइन वीपी कॉस अल्फा और वी क्यू कॉस बीटा। सॉरी, ये यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया था क्या? सॉरी, साइन अल्फा क्यों लिख दिया मैंने, वीपी कॉस अल्फा था ये, सॉरी। ठीक है, ये है। तो ये हो गया अपना। अब हम बात करते हैं। ठीक है, लेट से ये है हमारी एक रिजिड बॉडी। ठीक है। अब इसमें हम कोई एक पॉइंट पकड़ते हैं, लेट से मैंने सेंटर ऑफ मास का पॉइंट पकड़ा, ये रहा सेंटर ऑफ मास। ठीक है।
अब इसके रिस्पेक्ट में मैं कोई भी पॉइंट पी देखूंगा अगर, ठीक है, तो अगर मैं पी देख रहा हूँ, ठीक है, तो पहले मैं इनको लाइन ज्वाइन कर देता हूँ। ये हो गया लाइन ज्वाइनिंग। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो तुम्हारा पी होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, वो या तो इधर जा रहा होगा, मतलब उसके पास या तो राइट साइड में परपेंडिकुलरली वेलोसिटी होगी, या फिर लेफ्ट साइड में होगी, से मैं अभी बोल रहा हूँ राइट साइड में है। तो ये हो गया वी बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी एम, ठीक है, तो वो इसके परपेंडिकुलर ही होगी। तो अगर मैं पॉइंट पी की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ, वी बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी सेंटर ऑफ मास खुद भी तो रुका हुआ भी हो सकता है या चल रहा हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं लिख सकता हूँ वी बार ऑफ पी इज इक्वल टू वी बार ऑफ सी एम प्लस वी बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी एम। समझ में आई बात? तो बेसिकली अब मैं देखूं, अगर ये सेंटर ऑफ मास सपोज इस डायरेक्शन में कुछ वी सी एम से चल रहा है, ठीक है, या चलो चलो मैं बोलता हूँ वी नॉट से चल रहा है, ठीक है, वी नॉट बार से चल रहा है। तो ये वी नॉट बेसिकली क्या है, इसके ट्रांसलेशनल मोशन की हम बात कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास किसी एक डायरेक्शन में चल रहा है, उसकी डायरेक्शन को मैंने रेफरेंस ले लिया। सपोज डायरेक्शन वो इसके बजाय ये डायरेक्शन, अब ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला पॉइंट है, ठीक है। अभी मैंने ये बोल दिया, सपोज अभी मैं इस तरीके का एक्स वाई मान लेता हूँ, ठीक है, एक्स वाई। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये वी नॉट वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में चल रहा है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऐसे भी चल सकता था भाई, है ना, फिर भी, तो फिर तुम बोलते इस डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन है, और इस पॉइंट पी की अगर मैं बात करता तो इसकी कुछ वेलोसिटी होती, बट वो इसके अबाउट फिर रोटेट करता किसी और डायरेक्शन में, ऐसे रोटेट कर सकता था, कैसे भी रोटेट कर सकता था। फिर रोटेशन का मतलब वैल्यूज चेंज हो जाती है वेलोसिटी वगैरह की। बट कुल मिला के बात ये है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को मैं रेफरेंस ट्रांसलेशनल मोशन मान सकता हूँ, ठीक है। अभी मैंने फॉर सिंप्लीफिकेशन मान लिया कि ये एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, ये कुछ एंगल पे भी चल सकता था, ये वाई पर भी चल सकता था, और इसके रिस्पेक्ट में ये पी पॉइंट कुछ ना कुछ रोटेशन कर रहा होता किसी भी डायरेक्शन में, वो डिपेंड करता है वैल्यूज पर वेलोसिटी की, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, ये बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसलेशनल मोशन। और फिर जो p विद रिस्पेक्ट टू सी एम है ना, यही तुम्हारा डिफाइन करेगा रोटेशनल मोशन, कि बॉडी रोटेट कर रही है कि नहीं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। नहीं रोटेट कर रही तो सिंपल केवल प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी, ये वाली पॉसिबिलिटी तुम्हारी नॉर्मल क्या कहते हैं, एक पार्टिकल में तो हो नहीं सकती, रिजिड बॉडी में ही होती है। तो ये हो गया। अगर हमारे पास केवल ये है तो ट्रांसलेशनल मोशन करेगी बॉडी। और अगर हमारे पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में जीरो कर दूं, मतलब रुका हुआ बस केवल घूम रहा है, जैसा रॉड था, रॉड को मैंने ऐसे कर दिया, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो होगी ना, तो उस हिसाब से अगर मैं कर दूं, या सेंटर ऑफ मास बेसिकली मूव नहीं कर रहा कहने का मतलब, ठीक है, तो केवल रोटेशनल मोशन बचेगा, ठीक है। ये हो गया। और अगर दोनों ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही सब है, ठीक है भाई, ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो अब जैसा कि मैंने तुम्हें बोला, ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ पी जो है वो वी बार सी एम प्लस वी बार पी विद रिस्पेक्ट टू सी एम हो सकता है। अब एक्सेलरेशन ऑफ पी लिख के देखो भाई, तो मैं कहता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ सी एम प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी एम, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, यहीं से लिखा है। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ लेट सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अभी जीरो है, तब हम बात करेंगे। तो अब जो हमारी रिजिड बॉडी है इसको मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। तो वही दो पॉइंट्स मैंने, सपोज ये सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है, ये पॉइंट पी है, ये लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है। तो एक चीज हमें पता है कि वेलोसिटी तो सब परपेंडिकुलर ही होगी, तो ये हो गई वेलोसिटी वी बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ठीक है। अब ये बताओ ये है क्या, बेसिकली सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये सर्कुलर मोशन करता है। तो एक्सेलरेशन कौन कौन से डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो एक एक्सेलरेशन होगा इसका इस डायरेक्शन में 80 बार, और उसके अलावा एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा जो कि सर्कुलर मोशन करा रहा होगा। तो भाई देखो, ये तो तुम्हारा नेसेसरी ही है, ये जीरो हो सकता है, जो सर्कुलर मोशन में हम पढ़ चुके हैं ये जीरो है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट ये तो होना ही होना है। तो देखो वेलोसिटी ऐसा था कि इसके केवल परपेंडिकुलर होगी, बट क्या एक्सेलरेशन जो है, अगर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मैं देखूं, तो ये जो पॉइंट पी है, क्या ये एक्सेलरेटेड केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा या ये रेडियल डायरेक्शन में भी होगा। तो एक्सेलरेशन की जब तुम बात करोगे तो रेडियल डायरेक्शन में भी होगा, अगर ये ए आर नहीं है तो रोटेशनल मोशन ही नहीं होगा। ए आर जीरो हो गया तो ये बॉडी
पी जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा ही नहीं। तो रोटेशन के लिए ये तो नेसेसरी होता है, ये तुम्हें पता ही है, सर्कुलर मोशन कराने के लिए नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होता है। तो उसी के लिए नेसेसरी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन चाहिए, तो वो ये है। तो बेसिकली ये हो गया। तो अब जो बात यहाँ से निकल करके आई, जो तुम्हारा, अगर मैं ए सी एम जीरो बोलूँ तो मैं ए बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी एम जो आता है तुम्हारा, वो बेसिकली रेडियल बार एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल दोनों का वेक्टर सम होगा। ठीक है। तो अब मैं सिंपली अगर वो जीरो ना करूं, ए बार ऑफ पी मैंने बोला था ए बार ऑफ सी एम प्लस ए बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी एम, तो मैं फिर लिखता हूँ ए बार सी एम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, जो कि कहीं भी हो सकता है भाई। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसे 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 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस इसमें हम ऐड करेंगे रेडियल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो आई थिंक ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई होगी। वेलोसिटी केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, लाइन जॉइनिंग पे नहीं होती, पर सर एक्सेलरेशन होगा। बल्कि एक्सेलरेशन तो जरूरी ही है। एटी जीरो हो सकता है बट ए आर जीरो नहीं हो सकता अगर रोटेशन हो रहा है तो। ठीक है। तो ये हो गई बात। चलो ठीक है भाई। बाकी ये तो तुम्हें पता ही होगा भाई। ठीक है। देखो, ये है बॉडी, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। सपोज ये सेंटर ऑफ मास है, ये पॉइंट पी है। ठीक है। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर ये ऐसे जा रहा है, ये वेलोसिटी है v बार ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू सी एम, और ये डिस्टेंस मैंने रेडियल डिस्टेंस r बोल दिया। तो मैं अगर यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डिफाइन करना चाह रहा हूँ, है ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि ओमेगा जो होगा तुम्हारा, वो होगा v बार ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू सी एम का मॉड बाय r। ये एंगुलर वेलोसिटी तुम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ये सर्कुलर मोशन में हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब मेरे ख्याल से तुम्हें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कई बच्चे शुरुआत में लोगों को जब सिलेबस पहली बार देखते हैं ना, जब फिजिक्स स्टार्ट भी नहीं की होती, तो ये होता है कि भाई सर्कुलर मोशन है और रोटेशनल मोशन है, दोनों अलग अलग चैप्टर कहते हैं। सर्कुलर मोशन बेसिकली सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स की बात करता है। जैसे अगर ये दो पॉइंट्स होते हैं तो इनके हिसाब से वी पी, वी इक्वल टू आर ओमेगा, ये सब चीजें हमने वहां देखी थी। पर रोटेशनल मोशन बताता है तुम्हें कि एक बॉडी जो है, उसका एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के अबाउट रोटेशन जो कर रहा है, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो प्लस ट्रांसलेशनल कंपोनेंट भी होता है। तो बेसिकली एक रिजिड बॉडी, तो उसका टोटल मोशन कैसा हो रहा है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। ये तो तुम्हें पता ही है। तो ये चीजें तो तुम्हें पता ही होंगी, सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा, मतलब सर्कुलर मोशन तो हमने पार्ट से पढ़ा है। उसका काइनेमेटिक्स पार्ट काइनेमेटिक्स में, और लॉ ऑफ मोशन पार्ट लॉ ऑफ मोशन में, वर्क एनर्जी पावर वाला जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है वो हमने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा है। ये तुम्हें पता होगा यार कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ए इक्वल टू आर अल्फा होता है। ये सब मॉड है ना। ओमेगा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर, ये सब चीजें हम बात कर चुके हैं, तो इसलिए कोई बात करने का सेंस नहीं बनता। वो सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स हैं जो हम देख चुके हैं। अगर तुमने नहीं पढ़ा तो वहां जा करके देख लेना हमारी वीडियो। ठीक है। चलो, अब एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं तुमको, अगर समझ में आया है तो, टेस्ट करने के लिए जस्ट, कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है कि नहीं ये वाली। आ गया। चलो यही दे देता हूँ। ये रहा तुम्हारे पास इस तरीके की एक वॉल है। ये ग्राउंड हो गया। ठीक है। इस पर हमारे पास एक ये रॉड रखी है। इस तरीके की एक रॉड है हमारे पास। ठीक है। अब ऐसा है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी है कुछ va, और इस पॉइंट की वेलोसिटी है v नॉट, जो कि तुम्हें नोन है। रॉड जो है वो एट एन इंस्टेंट थीटा एंगल बना रही है विद हॉरिजॉन्टल इस तरीके से। ठीक है। तुम्हें बताना है कि va की वैल्यू क्या होगी। ये रिजिड रॉड है। ठीक है। बस इतना ही बताया तुम कि ये रिजिड रॉड, तो va की वैल्यू बतानी है भाई। बहुत ईजी है, बस तुम्हें रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं ये चेक करना चाह रहा हूँ मैं। तो कमेंट कर देना अगर तुम्हारा आंसर आ गया है तो। तो चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली बात वही है, वही कॉन्सेप्ट कि इसमें लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग तुम्हारा कोई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच नहीं हो सकता। तो लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग अगर मैं इसका कंपोनेंट लूंगा तो ये आएगा तुम्हारा, ये क्योंकि थीटा हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट, वी नॉट कॉस थीटा। और ये थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा एंगल। ठीक है, ये वाला। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में वो आएगा वी ए
कॉस 90 माइनस थीटा। तो मैं बोल सकता हूँ वी ए कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा। सिंपली वी ए की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट कॉस थीटा बाई साइन थीटा यानी कि वी नॉट कॉट थीटा। बस यही था, और कुछ नहीं। चलो, ठीक है। तो अब एक दो चीजें वही दिखा देता हूँ। जो सेंटर ऑफ मास की मैंने तुम्हें बात बोली थी वो नोट करके लिखा देता हूँ कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो मोशन है वो रोटेशनल मोशन है, और सेंटर ऑफ मास का मोशन ट्रांसलेशनल मोशन बॉडी का माना जाता है। तो लिख सकते हो जनरली motion associated with center of mass, motion associated with center of mass is translational motion, जो मैं ऊपर लिखवा चुका हूँ, ठीक है। And motion of all other points with respect to center of mass, motion of all other points with respect to center of mass is said to be rotational motion. ओके, ठीक है। तो इसके बाद एक चीज और, एनी टाइप ऑफ मोशन ऑफ एनी रिजिड बॉडी, एनी टाइप of motion of any rigid body is combination of these two types of motion, is combination of these two types of motion। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वो बेसिक काइनेमेटिक्स वाली चीजें जैसे मैंने तुम्हें कहा, तुम्हें पता होना चाहिए इक्वल टू आर ओमेगा इक्वल टू आर अल्फा, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ये सब चीजें हम सर्कुलर मोशन में बात कर चुके हैं, ठीक है। इसमें ओमेगा क्या है, थीटा क्या है, ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा जो हमें आज पढ़ना है। तो अभी रिजिड बॉडी तुम्हें समझ में आ गया, एक स्टार्टिंग मिल गई। अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई? तो देखो, इनर्शिया क्या होता है पहले तो तुम ये बताओ। हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो न्यूटन का पहला लॉ है वो ये बोलता है, वो इनर्शिया की बात करता है बेसिकली। वो कहता है अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वगैरह नहीं लगाएंगे। उसके अलावा अगर एक बॉडी कुछ मोशन कर रही है तो वो उस मोशन में रहेगी, मतलब अपना स्टेट ऑफ मोशन वो चेंज नहीं करेगी। वो स्टेट ऑफ मोशन तुम्हारा रेस्ट हो सकता है, स्टेट ऑफ मोशन तुम्हारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकता है, ठीक है। तो वो चेंज नहीं करेगी। फिर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। और वो फोर्स अगर सफिशिएंट होती है उसको घुमाने के लिए, उसको बेसिकली तुम्हारा क्या कहते हैं, मूव कराने के लिए, तो फिर वो फिर अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज करता है। फोर्स तुम्हारा होता है ma के बराबर, है ना। तो फोर्स तुम्हारा मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक चीज तुम्हें समझ में आएगी कि जितना मैसिव बॉडी होगी उतना ज्यादा फोर्स चाहिए होगा उस बॉडी में। अगर सपोज मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, इसको एग्जांपल से समझो। मुझे उसमें 10 का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो अगर उसका मास 10 है तो मुझे फोर्स 100 लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास हो गया। तो अगर मास 10 है, देखो थोड़ा सा लिख देता हूँ। एक बॉडी है, सपोज मेरे पास दो बॉडी है, बॉडी वन, बॉडी टू, ठीक है। इसका मास है 10 किलो, इसका मास है 100 किलो। इसमें मुझे एक्सेलरेशन दोनों में प्रोड्यूस करना है, इन दोनों में मुझे एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस करना है। एक्सेलरेशन होगा तुम्हारा फोर्स बाय मास, है ना। ये हो गया, ठीक है। मुझे बेसिकली बताना है दोनों में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। इसमें मुझे जो फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा वो होगा 10 × 10 यानी कि 100 न्यूटन का। और इसमें जो मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो कितना होगा भाई, 10 × 100 यानी कि 1000 न्यूटन। तो तुम्हें एक चीज समझ में आई, सेम एक्सेलरेशन के लिए मुझे इसमें ज्यादा फोर्स, ज्यादा मैसिव बॉडी में ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है।
और कम मैसिव बॉडी में कम फोर्स से भी काम चल जा रहा है। सिमिलर गोस फॉर रोटेशन। ठीक है। तो बेसिकली एक बॉडी को मैं जब रोटेट करा रहा हूँ, रोटेशन हमेशा एक एक्सेस के अबाउट होता है। ठीक है ना। तो जो एक्सेस के अबाउट तुम्हारा रोटेशन होगा, ठीक है, उस एक्सेस के अबाउट एक बॉडी रोटेट करेगी कितना इजीली। देखो ये मास बेसिकली बताता है कि अगर 10 किलो का बॉडी है तो वो इजीली रोटेट हो जाएगा, इजीली मूव कर जाएगा। 100 किलो का बॉडी है तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा। सिमिलरली कितना इजीली एक बॉडी रोटेट हो जाती है। अब रोटेट भी देखो भाई, ट्रांसलेशनल बहुत इजी था कि तुम्हें बस धक्का देना है, मतलब चलाना है। रोटेशन में क्या है कि भाई मल्टीपल पॉइंट्स के बाद रोटेशन पॉसिबल हो सकता है। जैसे मैं रॉड वाला एग्जांपल बताया था, यहाँ से रोटेट कर सकते हो, यहाँ से रोटेट कर सकते हो, यहाँ से रोटेट कर सकते हो। तो हर पॉइंट के अबाउट रोटेशन डिफरेंट होगा। तो हर पॉइंट के अबाउट, अब जैसे यहाँ पर मास पर केवल चीजें डिपेंडेंट थी। ठीक है। 10 किलो का ब्लॉक है, तुम इधर से ढकेलो, जैसे ढकेलो बराबर फोर्स ही चाहिए होगा घुमाने के, इसको मूव कराने के लिए। ठीक है। बट अब रोटेशन आ गया, तो रोटेशन में केवल मास पर डिपेंड नहीं करता। रोटेशन के लिए हमें एक चीज डिफाइन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, ठीक है, उसमें तुम्हें ज्यादा फोर्स, ज्यादा टॉर्क जनरेट करना पड़ेगा, बेसिकली ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा मुश्किल से वो घूमेगा भी, इतना समझ लो। टॉर्क में समझाऊंगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वो ज्यादा मुश्किल से घूमेगा। तो बस मास की जगह यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किन किन चीजों पर करेगा भाई। जैसे एक तो हो गया तुम्हारा उस बॉडी का मास, उस पर डिपेंड करेगा ही करेगा। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। दूसरी चीज वो डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारा, क्या कहते हैं, एक्सिस। ठीक है। ठीक है। तो देखो समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सपोज एक रॉड है ना, ये रॉड है। ठीक है। तो अब अगर मैं इसको यहां से रोटेट करा रहा हूँ, ठीक है, एक एक्सिस ली मैंने। मिनट यार थोड़ा ढंग से बनाता हूँ। सपोज इस तरीके की एक रॉड है। तो अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट इसको ऐसे घुमा दूं, रोटेट करा दूं, ठीक है, समझ रहे हो बात, इस तरीके से ओमेगा। तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mi1। ठीक है। और मैं अगर इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करा दूं ओमेगा से mi2। ठीक है। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं। जबकि मास तो रॉड का सेम ही है, एम मास मान लो। ठीक है। अब ये है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसको रोटेट कराना ज्यादा मुश्किल होगा, ये बात तो है। बट एक फैक्टर यहाँ पर और ऐड हो गया जो कि तुम्हारा इस केस में नहीं था। यहाँ केवल मास पर चीजें चलती थी ट्रांसलेशन मोशन में। रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट कैसा है, इस एक्सिस के अबाउट कैसा है, या कोई हाइपोथेटिकल एक्सिस, कोई और एक्सिस मैं ऐसे ले सकता हूँ, टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी ले सकता हूँ, ऐसे ले सकता हूँ, यहाँ दूर ले सकता हूँ। तो हर एक्सिस के अबाउट डिफरेंट होगी चीजें, तो उनको अब हम देखेंगे। तो बेसिकली एक्सिस पर भी डिपेंड करता है तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेम बॉडी के लिए डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्सिस जिसके अबाउट तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हो। ठीक है। और उस एक्सिस के अबाउट रोटेशन की बात, जैसे हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन की बात करेंगे तो हमें यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, सेम बॉडी का। इस एक्सिस के अबाउट हम बात करेंगे तो हमें यहाँ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कैलकुलेटेड अबाउट एन एक्सिस। ठीक है। तो लिख सकते हो, एक चीज ये लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कैलकुलेटेड अबाउट सम एक्सिस। और जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उतना तुम्हें घुमाना मुश्किल होगा, उतना मुश्किल से वो घूमेगा। ठीक है। ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, ये अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट मास हैं तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे। तो तुम हेडिंग डाल सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेसिकली डेफिनेशन भी है ऑफ पॉइंट मास है, या यहीं से डेफिनेशन आती है। यहीं से फिर हम आगे रिजिड बॉडी की तरफ बढ़ जाएंगे। जैसे हमने सेंटर ऑफ मास की बात की थी ना, डिस्क्रीट मास सिस्टम था तो उसका लिखा था, फिर हम उससे रिजिड बॉडी की तरफ बढ़ गए थे। ठीक है। सपोज तुम्हारे पास कोई एक एक्सिस है जिसके अबाउट मुझे सेंटर ऑफ मास लिखना है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। ये हो गई एक्सिस तुम्हारी। एक्सिस को मैंने कुछ नाम दे दिया ए डैश। ठीक है। अब मेरे पास कुछ मासेस हैं। सपोज ये है m1, ये है m2, ये है m3, ये है m4, ऐसे करते करते n मासेस हैं, सपोज mn। ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, सब सेम सेंस ऑफ रोटेशन में ऐसे घूम रहे थे एक्सिस के अबाउट। तो इसका डिस्टेंस हो गया r1, इसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है r2, इसका डिस्टेंस हो गया r3, ऐसे सो ऑन सबके लिख सकता हूँ मैं। ठीक है। बट सेंस ऑफ रोटेशन सेम है।
तो अब मैं अगर इस एक्सेस के अबाउट आई ए डैश इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करूंगा तो वो हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, प्लस m2 r2 का स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन ऐसे ns पार्टिकल तक mn rn का स्क्वायर। तो अब इसको ध्यान से समझो, यही डेफिनेशन है। बेसिकली मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एक पार्टिकल का। ऐसे ही n पार्टिकल है तो सबको ऐड कर देंगे क्योंकि सबका सेंस ऑफ रोटेशन सेम है। ठीक है, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर ऐसे सो ऑन एम एन आर एन स्क्वायर। यही होती है इसकी डेफिनेशन। तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ आई ए डैश इज इक्वल टू सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर आई इक्वल टू 1 से लेकर के n। तो इस तरीके से तुम पॉइंट जितने भी पॉइंट वहां से हैं उनका सेंटर ऑफ मास सॉरी उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो वेयर आर आई क्या है इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट मास फ्रॉम गिवन है, जो एक्सेस के अबाउट हम निकाल रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस तरीके से ये होती है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, जैसे तुमने मास मोमेंट किया था उसमें सिग्मा एम आई आर आई करते थे, याद हो उसमें कर दो। बस उसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई आर आई स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ये चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो, एक एग्जांपल देखो, थोड़ा सा तुम्हें क्लियर होगा, है ना। चलो, तो अगर सपोज हमारे पास इस तरह कोई सेटअप है 3m m 2m l b। ठीक है, और मैं तुमसे बोलूं कि हमें इस एक्सेस के अबाउट, इस एक्सिस का मैंने कुछ नाम दे दिया ए डैश, इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है आई ए डैश। तो क्या होगा। तो देखो भाई, सिंपल बात, ये वाला मास और ये वाला मास तो कुछ कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे, जीरो हो जाएगा क्योंकि इनके लिए आर जीरो है। ठीक है, बचे ये दोनों। सपोज इसके लिए आर जो है तुम्हारा वो कुछ है R1, है ना, एंड इसके लिए तुम्हारा है आर R2। ठीक है, तो सिंपली तुम्हारा जो आई ए डैश हो जाएगा, अगर मैं सेम डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में रोटेशन करा रहा हूँ ऐसे, तो तुम्हारा ये हो जाएगा सिंपली 3m r1 स्क्वायर प्लस 2m r2 स्क्वायर। ठीक है, अभी R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर से तुम ज्योमेट्री से बाद में निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो इस तरीके से तुम लिख लोगे। ये हो गया, इस तरीके से हम डिस्क्रीट पॉइंट मासेस के लिए लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिमिलरली मास मोमेंट जैसे कैलकुलेट किया था भाई सेंटर ऑफ मास के टाइम पे, उसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस डेफिनेशन याद रखो सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर। अब बात करते हैं अगर रिजिड बॉडी हो तो उसके लिए कैसे लिखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। चलो, सपोज हमारे पास इस तरीके की एक्सेस है ए ए डैश, और हमें इस तरीके की एक रिजिड बॉडी गिवन है। ठीक है, अब इस पर देखो, जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो तीनों तरीके से हो सकता है, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास के टाइम पर भी बात की थी, लेंथ पर, एरिया पर, और तुम्हारा वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस रिजिड बॉडी का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। सपोज पूरी बॉडी इस तरीके से ओमेगा से रोटेट कर रही है, एक्सिस क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक पॉइंट पकड़ेंगे। सपोज ये डीएम पकड़ा, हमने डीएम टाइप का एलिमेंट लिया इस बॉडी पर। ये लेंथ का एलिमेंट होगा तो लैम्डा टाइप का, लैम्डा डीएल टाइप का एलिमेंट लेंगे, है ना। एरिया पर होगा तो सिग्मा डीए टाइप का एलिमेंट लेंगे। वॉल्यूम पर होगा तो रो डीवी टाइप का एलिमेंट लेंगे। ठीक है, तो अभी सपोज ये डीएम टाइप का एलिमेंट लिया, ये सपोज आर डिस्टेंस दूर है इससे। तो इस एलिमेंट का अगर मैं आई डी आई लिखना चाहूँ तो वो हो जाएगा डीएम आर स्क्वायर, और इसको फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसको तुम लिख लो, मैं पूरा बता देता हूँ।
सबसे पहले क्या करना है हमें, टेक अ जनरल डिफरेंशियल मास एलिमेंट डीएम, जनरल एलिमेंट लेना। देखो मैंने तुम्हें बोला था जब हम वहां पे सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन कर रहे थे अलग अलग बॉडी की, मैंने बोला था कि एलिमेंट लेना सीख लेना भाई, आगे तक काम आएगा। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये काम आ रहा है, ऐसे ही आगे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में भी काम आता है जब तुम ट्वेल्थ में जाओगे या ट्वेल्थ वाला पार्ट पढ़ोगे तब। ठीक है, और तुमने पढ़ रखा है तो तुमने देखा ही होगा वो। ठीक है, ठीक है, जनरल डिफरेंशियल मास एलिमेंट डीएम, तो डीएम टाइप का एलिमेंट लेंगे, है ना। अब ये डिपेंड करता है, ठीक है, डीएम तुम्हारा हो सकता है इस तरीके का, लैम्डा डीएल। ये चीजें हम कर चुके हैं वैसे, एलिमेंट लेना जब हमने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन की थी। अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लेंथ है तो, है ना, और डीएम तुम्हारा हो जाएगा सिग्मा डीए टाइप का, जिसमें डिफरेंशियल एरिया हो गया और सिग्मा मास पर यूनिट एरिया हो गया, अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एरिया हो जाएगा तो। ठीक है, और डीएफ तुम्हारा हो जाएगा रो डीबी टाइप का, अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वॉल्यूम हो जाएगा तो। ठीक है, पहला काम हो गया एलिमेंट लेना। ठीक है, अभी हम डिफरेंट बॉडीज का निकालेंगे, जैसे हमने वहां पर सेंटर ऑफ मास निकाला था ना, वैसे हम इसकी कैलकुलेशन भी करेंगे। ठीक है, अब लिखोगे, अगला काम होगा तुम्हारा राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीएम अबाउट जो भी एक्सेस में दिया हो, जिसको मैं बोलूंगा डी आई। तो डी आई तुम्हारा क्या होगा, सिंपली डी एम आर स्क्वायर, जो हमने ऊपर करा था अभी। फिर उसके बाद थर्ड काम है तुम्हारा बस इंटीग्रेट डी आई, इंटीग्रेट करना है इसके बाद भाई। इंटीग्रेशन तो तुम्हें आता ही है, तो डी आई को इंटीग्रेट कर दोगे, हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर, और इससे तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल करके आ जाएगा। ठीक, ये तो ऐड करने पड़ेंगे भाई। चल, अब एक यूनिफॉर्म रॉड का निकाल करके देखते हैं, शुरुआत करते हैं अलग अलग बॉडीज की। हम्म, अब शॉर्ट फॉर्म में एम आई लिख देता हूँ भाई, ठीक है, बार बार कौन मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड। अब देखो स्टैंडर्ड बॉडीज का हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एक चीज ध्यान रखना भाई, एक्सेस, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करते वक्त हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस एक्सेस के अबाउट निकाल रहे हैं, क्योंकि सेम बॉडी का डिफरेंट एक्सेस के अबाउट डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है, जो मैंने तुम्हें बता दिया था। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हम देख रहे हैं अबाउट स्टैंडर्ड एक्सिस। अब तुम्हें एग्जाम में एक्सेस चेंज करके दे सकता है, तुम्हें मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करके दे सकता है। जैसे अभी हम यूनिफॉर्म रॉड बोल रहे हैं, मतलब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लैम्डा तुम्हारा कांस्टेंट है, जैसा हमने बात करी थी जब हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ स्टैंडर्ड बॉडीज पढ़ा था, वहां पर भी हम मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लेकर के चलते थे। बट हमने एक वहां पे एक तुम्हें क्वेश्चन कराया था जिसमें लैम्डा जो है तुम्हारा एल पर वेरी कर रहा था रॉड के लिए। उसके लिए हमने जब सेंटर ऑफ मास निकाला था तो वो L/2 नहीं आया था, कुछ और आया था। तो अगर लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ कुछ दे दिया या सिग्मा एज अ फंक्शन ऑफ एरिया दे दिया, तो उस हिसाब से तुम्हें देखना पड़ेगा। बट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर अभी हम ले रहे हैं, और स्टैंडर्ड एक्सिस ले रहे हैं, तो ध्यान रखना कौन सी एक्सिस के अबाउट हम निकाल रहे हैं। हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में अब यहाँ पे कुछ वैल्यू आए, बट एग्जाम में तुम्हें एक्सेस चेंज करके दे दे, तो तुम वो वैल्यू नहीं लिखोगे फिर उस एक्सेस के अबाउट। अगर वो स्टैंडर्ड वैल्यू स्टैंडर्ड एक्सेस है तो तुम ये याद की हुई चीज भी लिख सकते हो, नहीं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एलिमेंट लेके निकालते कैसे, तो निकाल लो वहां पर बैठ करके। ठीक है, अभी रॉड का देखते हैं। सपोज एक एक्सेस है इस तरीके की, एक्सेस का नाम बोल दिया मैंने ए, ये चलो ओ ओ डैश नाम दे देते हैं, ओ ओ डैश। अच्छा, ये हो गया एक्सेस। अब हमारे पास एक रॉड है कुछ इस तरीके से, जो कि है एट एन एंगल थीटा विद दिस एक्सिस। ठीक है, एक मिनट ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा सा जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो एक रॉड है हमारे पास जो कि है एट एन एंगल थीटा विद दिस एक्सिस। तो इस ओ ओ डैश के अबाउट अब ये रॉड ऐसे रोटेट कर रही है, तो हमें बताना है आई ओ ओ डैश क्या होगा। डिफरेंट एक्सिस के लिए डिफरेंट हो सकता है, बट अभी एक्सिस ध्यान दो हमने कौन सी ली है, तो ये क्या होगा। ठीक है, इस रॉड का मास एम है,
लेंथ एल है, ये तुम्हें गिवन है। चलो ट्राई करते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट लेना है। तो एलिमेंट कैसा लेंगे भाई, यहाँ से हम कुछ एक्स लेंथ पर गए और हमने इस तरीके से लेंथ पर एलिमेंट लिया डीएक्स टाइप का, डीएक्स थिकनेस का। तो डीएम जो है तुम्हारा वो हो जाएगा सिंपली लैम्डा डीएक्स टाइप का। और लैम्डा तुम्हारा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो टोटल मास एम बाई टोटल लेंथ एल। ठीक है। तो अब अगर आप इस एलिमेंट का मैं सेंटर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहूँ डी आई, तो हो जाएगा डी एम इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। सपोज ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, मैं इसको आर बोल दे रहा हूँ, इंटू आर स्क्वायर। ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, ये फिगर देखो, ये एक्स है ये आर है। तो ये वाली लेंथ हो गई एक्स कॉस थीटा, और ये आर सिंपली तुम्हारा एक्स साइन थीटा नहीं हो जाएगा। ध्यान से देखो, तो इस आर को मैं सिंपली आर इक्वल टू एक्स साइन थीटा बोल सकता हूँ ना। ध्यान से देखो, फिगर देख के तुम्हें समझ में आ रहा होगा। पुट करते हैं भाई यहाँ पे, तो डी एम इंटू एक्स साइन थीटा का स्क्वायर। डीएम की वैल्यू रख देता हूँ लैम्डा डी एक्स, यानी कि एम बाई एल इंटू डी एक्स। यहाँ पे लिख देता हूँ लैम्डा डी एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गई डी आई की वैल्यू। तो लैम्डा की वैल्यू रख दूँ यहाँ पर। चलो, एम बाई एल साइन स्क्वायर थीटा एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो गया डी आई का वैल्यू। इसको इंटीग्रेट कर देंगे भाई। तो इसमें देखो भाई, कांस्टेंट क्या क्या है, एम कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, साइन थीटा कांस्टेंट, क्योंकि ये थीटा कांस्टेंट है ना, ये थोड़ी चेंज हो रहा है। ये हो गया, बस केवल एक्स वेरी कर रहा है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी आई इज इक्वल टू एम बाई एल साइन स्क्वायर थीटा। डी आई क्या, इसको आई कर दो ना, टोटल इंटीग्रेट हो गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी आई। एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ दे दें भाई, यहाँ से चालू करोगे जीरो, और ये टोटल लेंथ है एल, तो जीरो से एल इसकी लिमिट दे देंगे भाई। बस अब तो इंटीग्रेशन है। तो लिखोगे एम बाई एल साइन स्क्वायर थीटा एक्स क्यूब बाई थ्री, वैल्यू जीरो से एल तक। तो यहाँ से सीधे सीधे आ जाएगा एम बाई एल साइन स्क्वायर थीटा इंटू एल क्यूब बाई थ्री। ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई थ्री, आई ओ डैश। ये हो जाएगा तुम्हारा जनरल आंसर, जनरल रिजल्ट, जो तुम याद भी रख सकते हो। ठीक है। तो आई होप ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये है रॉड का। इस तरीके से भी हम डिफरेंट बॉडीज के लिए निकालेंगे। अब इसी का एक सब केस होता है, जो तुम्हारा एरोडोफ का एक क्वेश्चन भी है। तो ये क्वेश्चन तुम देखो, इसी का सब केस है। मतलब ये फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो, बाकी लोग उसको डिराइव कराते हैं और ये फॉर्मूला नहीं कराते हैं, बट मैंने तुम्हें ये करा दिया जनरल। अब तुम इस क्वेश्चन को कर लो भाई, एरोडोफ का क्वेश्चन नंबर 1.238। तो इसको तुम ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। वैसे अब तुमसे हो जाना चाहिए, वही फॉर्मूला लगाना है, बस थीटा की वैल्यू समझ लो क्या करनी है। तो ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसने बोल रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड रिलेटेड टू द एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड passes through one of its ends। ठीक है। if the mass of the rod is m and length l। बस फर्क क्या है यहाँ पर, ध्यान दो। एक एंड से पास कर रही है एक्सिस, ये तो ठीक है, रॉड का एक एंड है, उससे ये एक्सिस पास कर रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, तो ये एंगल 90 है। ये है तुम्हारी एक्सिस ओ, ओ डैश। इसके अबाउट रॉड ऐसे रोटेट करेगी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस बताना है, क्या होगा। तो अब ध्यान से देखो भाई, जो अभी हमने सॉल्व किया है, जो हमने निकाला है, तुम बेसिकली ये इंटीग्रेशन वाला मेथड इसमें भी फॉलो कर सकते हो, वो तुम ट्राई करना। ठीक है। बाकी तुम्हें क्लियरली दिख रहा है भाई, ये हमने थीटा एंगल के लिए निकाला, बस हमें थीटा की वैल्यू 90 रखनी है। हमारा रिजल्ट क्या आता है, एम स्क्वायर साइन पर थीटा बाई थ्री। बस यही वैल्यू रख दो, इक्वल टू एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 हो जाएगी वैल्यू बाई थ्री। साइन 90 होता है तुम्हारा वन, ये एम एल स्क्वायर बाई थ्री हो जाएगी। ठीक है। बस यही है, ये सब केस है। बाकी तुम इसको ऐसे ड्राइव भी कर सकते हो भाई, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाकर तुमने डी एक्स लिया, इसके लिए तुम डी आई लिखोगे, तो वो हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा इंटू डी एक्स, है ना। हो गया ये का स्क्वायर, आई सॉरी, इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये करोगे।
ठीक है। फिर इंटीग्रेट करोगे, जब इंटीग्रेट करोगे तो एम बाई एल कॉन्स्टेंट है, इतना इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा, जीरो से लेकर के एल वैल्यू रखोगे, ये तुम्हारा एम एल स्क्वायर बाई थ्री निकल करके आ जाएगा, सॉल्व करो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ये तुम ट्राई कर सकते हो, बाकी ये जनरल रिजल्ट पता है तो अब ये 90 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, कुछ भी हो, तुम निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला बस याद रखना। तो ये रोडोस का क्वेश्चन विद इन सेकंड हो गया तुम्हारा। चलो, एक और स्टैंडर्ड केस होता है, एक तो ये था, रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो तुम इसको एक बार पहले खुद से ट्राई करो। सपोज ये है तुम्हारे पास एक रॉड, मास एम, लेंथ एल, मैंने एक एक्सिस ली जो कि परपेंडिकुलर टू रॉड है, पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास, परपेंडिकुलर टू रॉड, ये पॉइंट है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, इसको मैंने नाम दे दिया कुछ ओ ओ डैश, तो आई ओ ओ डैश क्या होगा ये तुम्हें बताना है। तो ट्राई करो भाई, और खुद से आंसर निकालने की कोशिश करो और कमेंट में डालो, खुद से कर लोगे तो अच्छी बात है, वरना मैं बता रहा हूँ। तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं करना, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर गया, एक एलिमेंट लिया डी एक्स टाइप का। ठीक है, इसका डी आई लिखा, तो वो हो जाएगा लैम्डा डी एक्स, मास हो गया, इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रखोगे एम बाय एल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब बस ध्यान क्या देना है भाई, इस एक्स की लिमिट क्या दें। अगर हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन माना है, जहाँ जिसके अबाउट हम लिख रहे हैं, तो इधर है माइनस एल बाई टू और इधर है एल बाई टू, तो माइनस एल बाई टू से एल बाई टू तुम इसको एलिमेंट दोगे। ठीक है, रखो भाई, तो एम बाई एल इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एल बाई टू, एल बाई टू, तो लिखोगे एम बाई एल, एल यहाँ से थ्री बाहर निकाल लेता हूँ पहले, ठीक है, तो एल बाई टू का क्यूब, एल क्यूब बाई एट। ठीक है, माइनस माइनस एल क्यूब बाई एट, क्लियर। ये आ जाएगा एम बाई थ्री एल इंटू में आएगा तुम्हारा एल क्यूब बाय फोर, ये दो बार मल्टीप्लाई ऐड हो गया, बेसिकली ऐसा हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। तो आई सी एम जो बेसिकली सेंटर ऑफ मास के अबाउट वाली जो एक्टर है उस पर एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व आ रहा है, जबकि एम एल स्क्वायर बाई थ्री नहीं है, तो तुमने देखा सेम रॉड का डिफरेंट एक्सेस पर डिफरेंट आ गया, तो ये एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व आता है। इसको करने का एक तरीका और था भाई, दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, अब इस रॉड को दो अलग अलग रॉडों में तोड़ लो, एक रॉड इधर ले लो, मास एम बाय टू, क्योंकि आधा मास कर दिया ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, और लेंथ भी एल बाई टू, और एक और रॉड ले ली इधर इस साइड, मास एम बाई टू, लेंथ एल बाई टू। ये दोनों ही रॉड देख सकते हो परपेंडिकुलर टू दिस है, एक्सिस ऐसे घूम रही है, तो ये फर्स्ट रॉड है, ये सेकंड रॉड है, तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ आई ओ डैश, इसको मैंने ओ ओ डैश बोल दिया, इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, इन दोनों को सिंपली मैं ऐड कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एम बाई टू एल बाई टू होल स्क्वायर एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई थ्री, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री बाई थ्री। अच्छा, ये एक का हुआ, क्या इसके लिए भी सेम होगा, एम बाई टू एल बाई टू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 बाई थ्री, और रोटेशन ऑफ लेंथ ऑफ रोटेशन सेम है, तो इसी को सिंपली टू से मल्टीप्लाई कर दो, बेसिकली दोनों सेम ही है, ये कर दिया। इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा वन, ये आएगा तुम्हारा एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, तो यही निकल करके आ जाएगा, तो इस तरीके से भी तुम इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आई होप तुम्हें चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट का क्लास के लिए तो मैं बता देता हूँ हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो तुम एक बार खुद से निकालने की कोशिश भी करना। तो स्टैंडर्ड बॉडीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है ना। तो वही एलिमेंट ले लेकर के, जैसे हमने तुम्हें उस समय बताया था, जैसे हमने वो करा था ना सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन, वैसे ही अब हम उन्हीं बॉडीज के लिए या कुछ और एक आध बॉडीज हैं उनके लिए हम सेंटर ऑफ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर तुम्हें वो याद भी रखना है आगे। ठीक है, तो क्या क्या बॉडीज है मैं तुम्हें लिखवा दे रहा हूँ।
तो तुम एक बार खुद से इनको ट्राई करके आना, एलिमेंट वैसे ही लेना है जैसे तुमने सेंटर ऑफ मास के टाइम पे लिया था। खुद से निकाल लो तो बहुत अच्छी बात है। तुम मुझे कमेंट कर करके बताना एक एक का आंसर अगली वीडियो आने से पहले, जो कि कल तक आई जाएगी। तो कल से पहले पहले अगर तुम यहाँ तक वीडियो में बने हो तो मेरे को पता भी चल जाएगा, और तुम पढ़ रहे हो कितने सीरियस हो ये भी उससे पता चल जाएगा। इनको ट्राई करना, नहीं हुआ तो कमेंट कर देना कि नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बताऊंगा तुम्हें वैसे भी। और अगर हो गया तो तुम कमेंट कर करके बताना कि किस किस बॉडी का क्या क्या तुम्हारा आंसर आया, ठीक है। तो पहला है तुम्हारा यूनिफॉर्म, सारी बॉडीज यूनिफॉर्म है, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ, मतलब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो रिंग है ना, ठीक है। बेसिकली इस तरीके की रिंग है, और इस एक्सिस ये होगी पासिंग टू सेंटर और परपेंडिकुलर टू द, ये ठीक है, ये हो गया रिंग। सिमिलरली डिस्क है, उसमें भी फिर वही इस तरीके की होगी, एक्सिस वही सेंटर से परपेंडिकुलर और निकलती हुई जैसे अगर ये एक्स वाई प्लेन में जेड एक्सिस, सेंटर सेंटर क्या, सेंटर से पास होती हुई जेड एक्सिस, ठीक है, ये हो गया। थर्ड इज हॉलो कोन, है ना, इस तरीके का तुम्हारा कोन होगा, ठीक है, ये हो गया इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। फोर्थ है तुम्हारा सॉलिड कोन, है ना, भाई इस तरीके का, वही एक्सिस ऐसे ही हो जाएगी, ठीक है। फिफ्थ है तुम्हारा, ये सारे हम कल डिस्कस करेंगे वैसे, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। सिक्स है तुम्हारा सॉलिड सिलेंडर, इस तरीके का। अच्छा, इनमें एक्सेस नहीं बनाई क्या मैंने, ऐसी एक्सेस बनेगी, ठीक है। इस वाले में भी ऐसी एक्सेस सेंटर से पास करती हुई परपेंडिकुलर टू द एक्सेस, अब समझ में आ रहा होगा तुम्हें मेरे ख्याल से, ठीक है। फिर आएगा स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल, ये हॉलो स्फीयर भी बोल सकते हो जिसको, इस तरीके का सेंटर से पास होती हुई ये एक्सेस हो गई, इसके अबाउट घूमेगा, ठीक है। और लास्ट है तुम्हारा सॉलिड स्फीयर। चलो, ये लास्ट है, तो इनको हम कल डिस्कस करेंगे तुम्हारी कल की क्लास में। इस तरीके का स्फीयर हो गया, ये सेंटर से पास करती हुई एक्सेस है, इस तरीके से, ठीक है, perpendicular। तो इन सारी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे और डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम खुद से इनको ट्राई करो, ठीक है, और जितनों के आंसर आ जाए कमेंट करके बताओ यार कि कितनों के आंसर तुमने खुद से निकाल लिए। और खुद से निकाल लो तो अच्छी बात है, क्योंकि एलिमेंट लेना सीख गए हो कि नहीं, मैं बस यही देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये टॉपिक ऐसा है भाई कि टॉपर्स टूल है, इसको अच्छे से नहीं किया तो क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इसमें हम प्रॉपर टाइम देंगे, आराम से करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है इसके पैरेलल में तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स वगैरह चालू कर दूँ, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। तो हम उसको चालू कर लेंगे, वो उसमें इजी इजी क्वेश्चन बन जाते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन आते भी हैं। और मेन वाला तो उसका ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो ये है। तो आई होप तुम्हें आज इतना समझाया, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पर तुम्हें वो डाउट आया था। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडी, बाय।